हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्व किया था, और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड वो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, यानी करंट अफेयर्स की क्लासेज हम अलग से करेंगे। जो भी 2022 की मंथली करंट अफेयर्स है वो हम अलग से अलग क्लास में कवर करेंगे। तो जो भी हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो जीके के अदर जो सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन सभी से रिलेटेड हैं। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, बल्कि करंट अफेयर्स की अलग से क्लासेज आएंगी जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 4 घटनाएं दी गई हैं, यानी हम ये कह लें कि सन दिया गया है और बताना है कौन सी घटना किस सन में हुई थी, और उसी हिसाब से आपको क्रम यहाँ पर सेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें अगर हम तो दहसाला सिस्टम, मजहर की उद्घोषणा, जजिया का उन्मूलन और इबादत खाना की स्थापना, 4 चीज़ें अलग अलग क्रम में हैं। तो देखिए, बात करें अगर हम 1564 में कौन सी घटना हुई थी, तो देखिए 1564 में यहाँ पर उन्मूलन किया गया था जजिया कर का। उस समय अकबर का शासन हुआ करता था भारत में, और अकबर ने ही जजिया कर का उन्मूलन किया था। और जजिया कर जो कि नॉन मुस्लिम पर लगाया जाने वाला एक कर है। तो 1564 में यहाँ पर जजिया कर को स्टार्ट किया गया, और फिर 1575 में यहाँ पर स्थापना की जाती है किसकी, इबादत खाना की। और 1579 में जो मजहर है उसकी उद्घोषणा होती है, और 1582 में दहसाला सिस्टम की शुरुआत की जाती है। तो देखिए, फर्स्ट जो नंबर है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सी से, और ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, जो कि सी से स्टार्ट है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, यानी एक तरफ उसमें संस्कृत मुद्रा लेख लिखा हुआ था, और इस प्रकार के जो चांदी के सिक्के हैं किसके द्वारा निर्गत किए गए, तो ये निर्गत किए गए महमूद गजनी के द्वारा, या महमूद गजनवी के नाम से जिसे हम जानते हैं। मोहम्मद गौरी के बाद यहाँ पर मोहम्मद गजनवी भारत आता है, और इसने ही 17 बार आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था। दक्षिण भारत के कौन कौन से वंश थे जिनके बीच में हुआ था, तो चोल वंश तो सभी में कॉमन है, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में ये युद्ध हुआ था, तक्कोलम का युद्ध। और जिसमें जो यहाँ पर जीत होती है वो होती है राष्ट्रकूट वंश के शासकों की। तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनकी जीत होती है, और चोल वंश के शासक यहाँ पर यानी चोल वंश के शासकों की हार होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें जो भी जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो वो सभी लिखे गए थे आपके अर्धमागधी भाषा में। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्धमागधी भाषा में ही जैन साहित्य को लिखा गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो बौद्ध साहित्य थे उनकी जो भाषा आपको देखने को मिलेगी उसमें पाली भाषा आपको देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी लिपियां हैं जो अलग अलग हमको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, यानी इस प्रकार के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर हमको देखने को मिले। तो देखिए, जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान अलग अलग चीज़ें मिली, तो उससे हम ये समझ पाए कि वहाँ पर किस प्रकार की सभ्यता रही होगी। तो इसी प्रकार जो भी मानव समाधान थे, यानी जहाँ पर मानवों को दफनाया गया था उस सभ्यता में, वहाँ पर साथ में कुत्ते भी दफनाए गए थे। ऐसे अवशेष वहाँ पर देखने को मिले, और ये अवशेष किस जगह मिले, तो ये मिले थे बुर्ज होम नामक स्थान में, जो कि एक यहाँ पर स्थल है, यानी सभ्यता से रिलेटेड ही स्थल है बुर्ज होम, और वहीं पर इस प्रकार के अवशेष देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो देखिए, कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, तो ये था हमारा जो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसी के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो कि 6 सदस्यीय एक पैनल था जिसका काम था बेसिकली यहाँ पर जो सैनिक है, राजस्व है, उन मामलों को देखना। इसके लिए ही इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य
विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो देखिए जो विनोबा भावे हैं ये उस समय जिस आंदोलन में भाग ले रहे थे वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1930 ईस्वी में, और इसी में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए आचार्य विनोबा भावे। उसके अलावा जो चंपारण सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, ये सभी गांधी जी के द्वारा ही चलाए गए आंदोलन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला नरसंहार हुआ था, तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए जलियांवाला जो नरसंहार है वो यहाँ पर हुआ था 1919 ईस्वी में, और एक ही सन दिया हुआ है, डेट सभी सेम है। तो 13 अप्रैल 1919 को ही यहाँ पर जलियांवाला बाग जो कि एक स्थान था, यहाँ पर ही निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी जनरल ओ डायर ने। तो जनरल ओ डायर के द्वारा ही यहाँ पर गोलियां चलवाई गई और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान गई इस हत्याकांड में, इस नरसंहार के दौरान। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, इस बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बंगाल का विभाजन आखिरकार हुआ कब था। तो 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 ईस्वी में, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे, और 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। देखिए दिल्ली दरबार हुआ करता था जिसमें जो राजा हैं यानी ब्रिटेन के राजा हैं वो भारत दौरे पर आया करते थे, भारत भ्रमण पर आया करते थे, और उसे ही दिल्ली दरबार कहा जाता था। तो 1911 के दिल्ली दरबार में ही यहाँ पर बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये कौन सा सन था, ये सन था 1911। तो 1911 ईस्वी को यहाँ पर दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, और उसके 1 साल बाद 1912 को ही राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई, जो कि आज भी भारत की राजधानी है। तो ये कब बनी थी, तो 1912 ईस्वी में ही राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो देखिए जो भूमि सुधार की कई सारी यहाँ पर प्रथा थी, हम ये कह लें, जैसे हमारी स्थायी बंदोबस्त प्रथा, उसके अलावा रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा। तो बात करें अगर हम महालवाड़ी प्रथा की, तो इसमें क्या होता था, इसमें ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से यहाँ पर जो बंदोबस्त राजस्व का हुआ था वो ग्राम समुदाय पे यानी पूरी ग्राम सभा के साथ ही यहाँ पर समग्र रूप से ये जो बंदोबस्त है वो किया गया था महालवाड़ी प्रथा के दौरान। उसके अलावा बात करें अगर हम स्थायी बंदोबस्त में, तो वहाँ पर जमींदारों के साथ यानी जो अंग्रेज थे वो जमींदारों से ही यहाँ पर जो राजस्व थे, जो कर था वो वसूला जाता था, और जमींदार अपना जो किसान थे या जो कृषक वर्ग था उससे यहाँ पर कर लिया करते थे। तो जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी वो तो जमींदारों से रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ पर महालवाड़ी प्रथा में ग्राम समुदाय के साथ यहाँ पर डायरेक्ट रूप में यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है, इतना वर्ड ही आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर पूछा गया है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। अगर क्वेश्चन होता विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम यहाँ पर बिना डाउट के नील नदी को यहाँ पर ऑप्शन टिक करते, लेकिन यहाँ पर अपवाह क्षेत्र दे दिया गया, तो आंसर सही होगा बी नंबर, अमेजन रिवर। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की, तो वो है हमारी नील नदी, लेकिन अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर बात आ जाती है, 2 टर्म आ जाते हैं अगर इंग्लिश में हम उन्हें समझें, तो एक होता है लॉन्गेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। तो देखिए जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो तो हमारी नील नदी है, लेकिन जो लार्जेस्ट रिवर है वो हमारी अमेजन रिवर है, यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो नील नदी से बड़ा है। लंबाई में तो नील नदी लंबी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सही होगा अमेजन रिवर। अगला क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत या भूमध्य रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है?
तो ये देखिए हमारी इस प्रकार से भूमध्य रेखा हो गई, और इस प्रकार से आती है प्रधान यामोत्तर, और इसका जहाँ पर मिश्रण होता है, जहाँ पर मिलन होता है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कहाँ पर मिलती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मिलती हैं अंध महासागर में। तो आप सोचेंगे ऐसा तो कोई महासागर हमने पढ़ा नहीं है, तो ये देखिए उसी का नाम है अटलांटिक महासागर का, को ही हम अंध महासागर के नाम से जानते हैं। तो अटलांटिक महासागर में ही ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में जो मानसून है सामान्य महीने कौन से हैं, यानी तमिलनाडु में जो मानसून का महीना है वो कौन सा है। तो देखिए बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो यहाँ पर सही आंसर होगा नवंबर दिसंबर। तो देखिए आप यानी हम अगर उत्तर भारत में देखें, नॉर्थ इंडिया में देखें, तो यहाँ पर जो बेसिकली मानसून का समय होता है वो हम जुलाई अगस्त सितंबर में देखते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है, और ये होती है आपके लौटते मानसून, यानी इसे लौटता मानसून कहते हैं, जिसके दौरान शीतकालीन वर्षा भी हम इसे कहते हैं। शीतकाल में ही यहाँ पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ मिलती है वो आपको बताना है। और नीचे दिए गए हैं 2 3 4 सही या 1 और 3 सही। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, तो इसमें हम एक तरफ से 60 में आपको बताते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी, उसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली। तो देखिए इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे यूपी की सीमा मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा राजस्थान भी इसमें शामिल है, तो राजस्थान भी है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान इसमें यानी ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती है, झारखंड सीमावर्ती है, छत्तीसगढ़ सीमावर्ती है, लेकिन पंजाब से यूपी की सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो एक जिसमें है वो हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही आंसर होगा 2 3 4 यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। तो अगर इसमें हम वृद्धि दर की बात करें तो ये हमारी रही है 20.09%, यानी 20.09% वृद्धि दर रही है दशकीय। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज के नाम से जाना जाता है, ये नीति कब घोषित की गई। तो ये घोषित की गई अप्रैल 2000 में। अगला क्वेश्चन है अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, यानी जो इनविजिबल एक्सपोर्ट है उसका अर्थ बेसिकली क्या होता है। तो ये होता है सेवाओं का निर्यात, यानी जो सेवाओं का एक्सपोर्ट हम करते हैं उसे ही हम इनविजिबल एक्सपोर्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हमारे हो गए 17 क्वेश्चन। और अब हम देखते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको। तो आगे हमारे क्वेश्चन है 18 नंबर जो क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है उद्योग, और अगर हम बात करें तो जो उद्योग की शुरुआत है वो की गई सेकेंड 5 ईयर प्लान में उद्योग की बात की गई। फर्स्ट में तो हमने कृषि की बात की थी, तो यहाँ पर सही आंसर होगा दूसरी योजना। अगला क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो देखिए जो गिल्ट एज्ड बाजार है वो आपका संबंधित है सी नंबर, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। तो इस बाजार को सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से ये बाजार रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर योजना आयोग जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं उसकी जगह पर 2015 में किसका निर्माण किया गया, नीति आयोग बनाया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन कीजिए, और इसमें आपको बताना है सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद आता है वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है,
ये भी सही नहीं है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह हैं, ये भी गलत है। सही आंसर होगा डी नंबर, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। तो धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है या विनिश्चय है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और वित्त विधेयक आर्टिकल 110 में वित्त विधेयक की बात की गई है, और धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो देखिए ये अवधि है 60 दिन यानी कि 2 महीने। अगर कोई सांसद 2 महीने बिना अनुमति के संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो बात करें अगर हम किसे विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा तो वो है शक्तियों का परिसीमन, ये आपका सही है। विधि के समक्ष समता सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये सही नहीं है। और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार यहाँ पर सही है। तो ऊपर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं और थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। यानी बात करें तो भारतीय संविधान में जो ज़्यादातर पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो देखिए स्विट्जरलैंड का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो या फिर कनाडा का संविधान हो, यहाँ से हमने चीज़ें ली है, लेकिन यहाँ पर कम चीज़ें ली गई हैं तुलना में भारत शासन अधिनियम के। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, इसलिए भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी है भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है, रक्त क्या होता है आपको बताना है। तो ये होता है एक संयोजी ऊतक। तो रक्त को एक संयोजी ऊतक माना जाता है और यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सरीसृप वर्ग है या जो हमारा उभयचर वर्ग है, इसमें जो हार्ट की संख्या होती है वो होती है 3। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे देखिए बंदर और मछली तो पहले ही हम यहाँ पर हटा देते हैं। 2 बचे हमारे मगर यानी कि मगरमच्छ और मेढक। तो देखिए मेढक है उभयचर और मगर है सरीसृप, तो आप यहाँ पर मगरमच्छ आंसर टिक कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। ये एक अपवाद है जो कि सरीसृप होते हुए भी 4 खच्च का हृदय पाया जाता है मगरमच्छ में, और यहाँ पर सही आंसर होगा मेढक। यानी 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय है वो यहाँ पर मेढक में पाया जाता है। तो मगरमच्छ के केस में आपको याद रखना, ये कहने को तो सरीसृप है, लेकिन इसके जो हृदय की संख्या होती है वो हृदय में जो कच्छ होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। अगला क्वेश्चन है, भारी जल है एक क्या है, शीतलक है, औषधि है, मंदक है या ईंधन है। तो देखिए ये कार्य करता है मंदक में। परमाणु रिएक्टर में जो भारी जल है जिसे हम D2O से डिनोट करते हैं, इसका यूज किया जाता है एक मंदक के रूप में, जो कि अभिक्रिया को यहाँ पर धीमा करता है, मंदक करता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं। यानी घरेलू बिजली में जो हम देखते हैं जो हमारे घर की वायरिंग है वो किस रूप में की जाती है, किस रूप में ये होते हैं। तो ये होते हैं समांतर संयोजन, यानी पैरेलल संयोजन यहाँ पर किया जाता है चीज़ों का। और ये जो पैरेलल है ये इस प्रकार से किया जाता है संयोजन एक ही जगह से, और जो हमारा श्रेणी क्रम होता है उसमें इस प्रकार से आपको देखने को प्रतिरोध मिलते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है और ये हमारा समांतर क्रम संयोजन है, जिसमें हम इस प्रकार से इसे डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए डेसिबल बेसिकली जो यूज है किया जाता है, ये किया जाता है वातावरण में जो ध्वनि है उसको मापने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। और देखिए अगर हम बात करें जो सामान्य बातचीत हम करते हैं उसकी ध्वनि कितनी होती है, ये होती है 10 से 20 डेसिबल, और तेज़ बातचीत जो हम करते हैं वो होती है 20 से 40 डेसिबल, और लाउड स्पीकर की ध्वनि होती है 70 डेसिबल। और एक अगर हम मनुष्य की बात करें जो हमारी उपयुक्त
कितनी आवाज़ है जो हम सुन सकते हैं, तो 60 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो हमारे लिए यानी ठीक ठाक है। इसके ऊपर की अगर ध्वनि होती है तो कानों के लिए हमारे थोड़ा सा नुकसानदायक ये हो सकती है, यानी बहरेपन का शिकार व्यक्ति हो सकता है अगर वो 60 डेसिबल की जो ऊपर की ध्वनि है वो लंबे समय तक सुनता रहता है। तो देखिए ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट किए इस प्रैक्टिस सेट के। उसके अलावा 10 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम अलग क्लासेज में उनको करेंगे। इनमें जो भी क्वेश्चन हो गए हमारे साइंस से, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से हमने रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में वो हमने सॉल्व किए। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।